नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और तैयारी में निरंतर आप लगे रहे होंगे। और इसी कड़ी में हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर के। जो लोग हमको आज पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर नए हैं, आप सभी को बताते चले, चैनल पर विभिन्न पात्रता परीक्षा जो होता है अर्थात सीटेट, बीटेट, एस्टेट या अन्य ऑल टेट जो एग्ज़ाम जो किसी राज्य में टेट एग्ज़ाम होता है, उन सभी का तैयारी का एक हेल्प हम आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से करते हैं। और जितना हो सके हम आप लोगों को बेहतर कंटेंट बनाने का कोशिश करते हैं। और तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी कड़ी में सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। और प्रश्नोत्तरी में सबसे पहली बात बताते चले कि आपके सामने क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा, उसके साथ साथ में आपको बताते चले कि क्वेश्चन के साथ में जो विभिन्न ऑप्शंस है अर्थात उस क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी हम बताते चलेंगे और उसको ध्यान में रखिएगा। और हो सके तो आप अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, क्योंकि कुछ टर्म्स जो हम आपको बताएंगे उसको आप सुनेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने उपस्थित है डिस्प्ले पर। तो देखिए अब इसका आंसर क्या होगा, आप खुद से भी थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और खुद से जो है क्वेश्चन को समझकर और ऑप्शंस को लगाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सुंदर तथा शीघ्र। सुंदर मतलब होता है ब्यूटीफुल, मतलब अच्छा, सुंदर, ठीक है। सुंदर तथा शीघ्र लेखन के लिए आवश्यक बातें हैं, मतलब सुंदर और जल्दी लिखने के लिए कौन सी बातें आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 कि बैठने का आसन आपका सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि, कि कलम आपको कैसे पकड़ना है हाथ में, ठीक है। कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि। 3 नंबर अक्षरों की बनावट और 4 नंबर अक्षरों की बनावट, ठीक है। दोनों शायद ऑप्शन वही दे दिया, अक्षरों की बनावट और अक्षरों की बनावट। तो ये तो दोनों आप एक ऑप्शन जब छाटेंगे तो दोनों छट जाएगा ऑटोमेटिक। तो देखिए सबसे पहले बात हम आपको बताते हैं कि सीटेट में जब भी आपसे सवाल पूछा जाए या जब भी सीटेट से संबंधित किसी सवाल को आप जब हल कर रहे हो तो इसमें सीधा आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका सही ऑप्शन ढूंढेंगे, नहीं ढूंढना है आपको, गलत ऑप्शन को ढूंढना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है कि बैठने का आसन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर अच्छे से बैठेंगे तभी तो अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि, ये बात तो उससे भी ज्यादा सही हो गया, अर्थात दोनों बात हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों बात हमारा सही हो गया कि भाई बैठने का आसन भी आपका सही होना चाहिए कि किस तरह से आप लिखने के लिए किस तरह से बैठ रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि, ये उससे भी ज्यादा सही हो गया। ऑप्शन नंबर 3 अक्षरों की बनावट से इसका तो कोई मतलब नहीं है, अर्थात लिखने की आवश्यक विधि में अक्षरों की बनावट का क्या मतलब है। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों ऑप्शन एक ही दे दिया है, तो 3, 4 तो अवश्य रूप से हम काट देंगे, ठीक है। बच गया हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। और ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है कि बैठने का आसन, ये तो सही बात है। और 2 नंबर कहता है कि कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि, अर्थात पेन पकड़ने की उपयुक्त विधि। तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है पेन पकड़ने की उपयुक्त विधि, अर्थात आप कलम को किस तरह से पकड़ रहे हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उसका अक्षर जो है टेढ़ा मेढ़ा लिखा जाता है, ठीक है, वो अच्छे से शुद्ध से लिख नहीं पाता है। तो पता है क्या होता है कि उसको कलम पकड़ने का उपयुक्त विधि नहीं पता होता कि कैसे हमको पकड़ना है कलम। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, मम्मी पापा उसको सबसे पहले कलम को पकड़ने की विधि सिखाते हैं। आपको याद होगा, आप भी जब बच्चे होंगे तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कलम को कभी कभी यहाँ पर पकड़ते थे, ठीक है, और कभी कभी यहाँ पर पकड़ते थे और कभी कभी यहाँ पर भी पकड़ते थे, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि जो है, और लास्ट में हम लोग मम्मी पापा मिलकर बच्चे को सिखाते थे कि बेटा कलम को ऐसे पकड़ना है और ऐसे पकड़ेगा तब अच्छा से तुम लिख पाएगा, ठीक है। अर्थात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा है, तो सुंदर और शीघ्र लेखन के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक कौन सा है, तो कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि। इसलिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, अर्थात 1 का 2 नंबर आंसर बिल्कुल सही है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है उपस्थित, देखिएगा और इसका आंसर क्या होगा दीजिएगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि पठन का पहला स्तर क्या होता है। अब पठन का मतलब क्या हुआ, पढ़ना, और पढ़ना को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, रीडिंग। तो पठन का पहला स्तर क्या होता है, तो शब्द पठन, मतलब पढ़ना जब बच्चा प्रारंभ करेगा। क्वेश्चन क्या कहता है पहले ये समझिएगा, पढ़ना जब बच्चा प्रारंभ करता है तो सबसे पहले जो है उसका सबसे फर्स्ट स्टेज क्या होना चाहिए, पहला लेवल स्तर क्या होना चाहिए, शब्द पठन, नंबर 2 वर्ण पठन, नंबर 3 चित्र पठन, नंबर 4 शाब्दिक पठन। अच्छा देखिएगा, शब्द और वर्ण के बारे में सबसे पहले जान लीजिए, ठीक है। वर्ण के बारे में तो जानते हैं कि भाई वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण, ठीक है। क ख ग घ अ अंग, ये सब जो पढ़ते हैं हम लोग, ये सब क्या है बताइएगा, व्यंजन वर्ण है। और अ आ ई ये सब जो पढ़ते हैं वो सब क्या है, स्वर वर्ण है। और वर्णों के मेल से जो बनता है वो क्या कहलाता है, तो शब्द कहलाता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। वर्णों के मेल से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। मतलब वर्णों के जुड़ने से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। और वर्ण क्या होता है, और स्वर वर्ण 2 प्रकार के, कौन कौन, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण, और स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब उसके बाद में क ख ग घ अंग ये क्या है, व्यंजन वर्ण है, और अ आ ई जो पढ़ते हैं वो स्वर वर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा जो है स्वर वर्ण वर्ण पढ़ना प्रारंभ करेगा, या शब्द पढ़ना प्रारंभ करेगा, या चित्र पठन करेगा, या शाब्दिक पठन। शाब्दिक पठन मतलब शब्द में कुछ लिखा हुआ हो और उसको डायरेक्ट पढ़ दिया। तो ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि सबसे पढ़ने का जो पहला स्तर होगा, पठन का जो पहला स्तर, वो शाब्दिक पठन को तो वो 100% बोल ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चे तो सबसे पहले छोटे छोटे अक्षर से प्रारंभ करते हैं, है ना। तो छोटे छोटे अक्षर से जब प्रारंभ करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि शब्द का पठन वो नहीं कर सकता है अभी। इसका मतलब 1 और 4 नंबर ऑप्शन खत्म, और 1 और 4 दोनों में दिया है, शब्द पठन और शाब्दिक पठन दोनों खत्म हो गया। अब बच गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। अब एक होता है वर्ण पठन। वर्ण पठन में भी आपको समझ में आ रहा है कि छोटे छोटे वर्ण। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होगा कि सर वर्ण पठन तो क ख ग घ सबसे पहले बच्चों को सिखाते हैं हम, अ आ ई सबसे पहले बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक बात, कि उससे पहले अगर क ख ग से पहले भी हम लोग सबसे पहले बच्चा को चित्र के माध्यम से उसको बताते हैं। जैसे क तो लिखा रहता है कहीं, देखिएगा छोटे छोटे बच्चे का जो किताब होगा, क लिखने के साथ साथ में वहां पर कबूतर भी बनाया होगा, और ख लिखने के साथ साथ में वहां पर खरगोश भी बनाया होगा। अर्थात बच्चा उस समय क को नहीं पहचानता है और ना ही ख को पहचानता है, बल्कि वह किसको पहचानता है, तो वह पहचानता है कबूतर को, और वह पहचानता है खरगोश को। इसीलिए पठन का पहला स्तर क्या होना चाहिए, तो चित्र पठन होना चाहिए। अर्थात बच्चे सबसे पहले जब पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो वह ना ही शब्द को देखते हैं और ना ही वर्ण को देखते हैं, बल्कि वो प्रारंभ कहाँ से करता है बताइएगा, तो चित्र पठन से प्रारंभ करता है। चित्र को देखकर उसको बोलता है कि यह है कबूतर और यह है खरगोश, और ग से गमला और घ से घड़ी या घड़ा, है ना। तो पठन का पहला स्तर कौन सा हो गया बताइएगा, चित्र पठन हो गया। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हम आपको बताते चल रहे हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी बताते चल रहे हैं आप लोग उसको नोट कीजिएगा। जहां भी आपको लगे कि सर जल्दी बोल रहे हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, आपके हाथ में है, ठीक है। मेरा स्पीड कम करना, मेरा स्पीड ज़्यादा करना आपके हाथ में है, ठीक है। आप वीडियो का स्पीड कम भी कर सकते हैं। वीडियो का स्पीड कम करने का अगर नहीं पता तो आपको बताते चले, जहाँ पर वीडियो होगा उसके नीचे, उसके कोना पर जो है 3 बिंदु आपको दिखाई दे रहा होगा। उस 3 बिंदु पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो उसमें लिखा रहेगा स्पीड। तो स्पीड मेरा आप कम भी कर सकते हैं, स्पीड मेरा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो स्पीड कम कर लीजिए, और वीडियो को पॉज करके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बोल रहे हैं उसको आप लिख भी सकते हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि टेलीविजन द्वारा शिक्षण किया जाता है। अब टेलीविजन को जानते हैं, आज की डेट में हम उसी को टीवी कहते हैं, ठीक है। टीवी जो हम लोग घर में देखते हैं वही टेलीविजन है ना। तो टेलीविजन द्वारा शिक्षण किया जाता है। अब टेलीविजन जो होता है ना, वो एक प्रकार का कौन सा सामग्री है, तो उसको हम लोग दृश्य एवं श्रव्य सामग्री कहते हैं, ठीक है। देखिए शिक्षण सामग्री जिसको हम लोग बोलते हैं ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमारे जो भी हिंदी शिक्षण जब बच्चों को पढ़ाएंगे उसमें शिक्षण सामग्री का बहुत योगदान होता है, ठीक है। अगर हमारे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल नहीं रहेगा तो बच्चे को हम पढ़ा ही नहीं पाएंगे,
ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री हमारे पास होना चाहिए। जैसे आप क्लास में जाते हैं तो आपके पास शिक्षण सामग्री होना चाहिए। कैसे, कौन कौन होना चाहिए आपके पास? बोर्ड होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, खल्ली होना चाहिए, लिखने के लिए होना चाहिए, स्टिक होना चाहिए, बहुत सारे। ये सब क्या होता है? ग्लोब होना चाहिए अगर आप ज्योग्राफी पढ़ाने जाते हैं। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ाने जाते हैं तो मानचित्र होना चाहिए। अगर आप पर्यावरण पढ़ाने जाते हैं, प्लांट को पढ़ाना है, तो आपके पास में प्लांट होना चाहिए। ये सब क्या कहलाता है? शिक्षण सहायक सामग्री कहलाता है ना। तो अगर आपको पढ़ाई को इंटरेस्टेड बनाना है तो उसके लिए आपको शिक्षण सामग्री लेकर जाना होगा क्लास में, है ना। अब यहां पर ये टेलीविजन भी एक प्रकार का शिक्षण सामग्री है, लेकिन कौन सा? भाषा के संदर्भ में दृश्य एवं श्रव्य दोनों है, अर्थात टेलीविजन में हम लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं, ठीक है। तो टेलीविजन जो हमारा दृश्य एवं श्रव्य दोनों तरह का सामग्री है। और ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है कि टेलीविजन द्वारा शिक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 वास्तविक, सही में हम उसमें देखते हैं, वास्तव में उसमें दिखाई देता है, हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 2 अवबोधपूर्ण, ठीक है, मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ में उसको देखते हैं, बिल्कुल सही बात। 3 नंबर क्या कहता है? मनोरंजनात्मक, मतलब हाँ इंटरटेनमेंट के तरीके से भी उसको हम लोग देखते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 कहता है उपयुक्त सभी। तो जब तीनों सही है तो कौन सा आंसर होगा बताइएगा आप लोग? ऑप्शन नंबर 4। इसीलिए 3 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट है। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, ठीक है। और 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कितना बताया है? 3, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा आप दीजिएगा, बताइए। चल, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? आदेशात्मक, अनुदेशात्मक, नकारात्मक और सैद्धांतिक, ठीक है। तो उपचारात्मक एवं निदानात्मक एक टॉपिक है, ठीक है। वो टॉपिक हम आप लोगों को बता देंगे अगले कल वाले वीडियो में, कल या परसों के वीडियो में हम उसको बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझाएंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए आप सिर्फ इतना समझिए कि ये जो है उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य करता है। तो ये अनुदेशात्मक कार्य करता है, ठीक है, अनुदेशात्मक कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 2 4 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है क्या कि भाषाई कौशल में गौण कौशल कौन है? ठीक है, गौण मतलब गायब। तो भाषाई कौशल में जो है गौण कौशल जो होता है हमारा कौन सा होता है बताइएगा? तो 5 का ऑप्शन नंबर 2 अर्थात पढ़ना और लिखना, ठीक है। पढ़ना और लिखना हमारा क्या कहलाता है? गौण कौशल कहलाता है, ठीक है। इसको भी आप रखेंगे ध्यान में। डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ देगा कि गौण कौशल कौन कहलाता है, भाषाई कौशल में गौण कौशल कौन सा है? तो पढ़ना लिखना क्या है हमारा? गौण कौशल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने उपस्थित है, नहीं अच्छे। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ त्रुटि रहा होगा इसलिए उसको हटा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। री स्वर का बोध कराने के लिए चित्र पठन हेतु आप किसका चित्र प्रस्तुत करेंगे? री, ठीक है। अब री स्वर का बोध कराने के लिए अ आ ई उ ए ये सब क्या है? स्वर है। और क ख ग घ अंग ये सब क्या है? व्यंजन है। तो री स्वर का बोध कराने के लिए, बोध मतलब समझ, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। बोध कराने के लिए चित्र पठन हेतु आप किसका चित्र प्रस्तुत करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने श्यामपट पर लिखकर। अगर री के बारे में हमको पढ़ाना है तो सीधा लिख देंगे श्यामपट पर, बोलेंगे रटो, ये है री। ऑप्शन नंबर 2 कहता है छात्रों को बुलाकर, छात्रों को बुलाएंगे और बोलेंगे बेटा क्या नाम है तुम्हारा? तो बोलेगा कि मेरा नाम श्याम है। अच्छा बेटा तुम्हारा नाम श्याम है, और इसको बोलते हैं हम री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो ये कहता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है? ऋषि का चित्र प्रस्तुत करके। अब आपके दिमाग में आ गया होगा बात, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 कहता है उपयुक्त सभी। अरे जब ऊपर 2 हो ही नहीं सकता तो उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं। तो जब 1 और 2 नंबर हमारा कट गया तो ऑटोमेटिक है कि 4 नंबर भी हमारा कट जाएगा, तो बच गया कौन? 3 नंबर, ठीक है। इसीलिए आपका आंसर वो कौन सा हो जाएगा बताइएगा? री स्वर का बोध कराने के लिए चित्र पठन हेतु आप किसका चित्र प्रस्तुत करेंगे? तो ऋषि का चित्र प्रस्तुत करेंगे। और बच्चा में आप पढ़े होंगे री से ऋषि, री से ऋषि, ठीक है। इस तरह से आप पढ़े होंगे। तो वहां पर आपको री स्वर का जब बोध कराना है, उसको समझ विकसित कराना है, ठीक है। स्वर के बारे में जब समझ विकसित कराना है तो उसको चित्र के द्वारा पढ़ाएंगे। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन, शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन था, तो उसमें भी हम आपको बताया, तो उसमें ऋषि का चित्र प्रस्तुत करेंगे। तो री से ऋषि आप पढ़े होंगे, छोटे बच्चे जब रहे होंगे तो आप, पतला सा जो है आता था एक
क से कबूतर, ख से खरगोश, उस वाले में रहता था री से ऋषि। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 3। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है और फटाक से दीजिएगा इसका जवाब क्या होगा। सस्वर पठन अच्छा होता है। सस्वर पठन का मतलब ये होता है ना कि क्रमबद्धता आपका टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, उसको बोलते हैं सस्वर। तो सस्वर पठन अच्छा होता है किसमें? जिसमें एक समझने कि लय में हम कोई काम को करते हैं। सस्वर पठन वही होता है जिसमें लयनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर 1 कविता। कविता भी हम लोग लय से गाते हैं। ठीक है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, और बाकी जो बचा था काली चोर ले गया। तो इस तरह से जो भी हो, हमको पूरा क्लियर याद नहीं है, लेकिन इस तरह से बच्चे क्या करते हैं, लय में उसको गाते हैं। तो कविता भी हम लोग क्या करते हैं, लय में गाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 गीत में। अब गीत भी तो हम लोग लय में ही गाते हैं। अब गीत में तो ऐसा गाएंगे नहीं कि एक शब्द पहले बोल दिए, दूसरा शब्द फिर बाद में, तीसरा शब्द फिर बाद में। ठीक है, अब जब जो भी कोई भी गीत गाते हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावत, तो उसको बोलेंगे ना रघुपति राघव, लय में बोलेंगे। ठीक है, आपकी बोलेंगे रघुपति, फिर बोलेंगे थोड़ा बाद राघव, फिर बोलेंगे राजा। तो इस तरह से तो लय हुआ नहीं। तो सस्वर पाठन उसमें भी हम लोग करते हैं जो जिसमें लयनात्मक तरीका हो। तो कविता में भी लय रखते हैं, गीत में भी लय रखते हैं। एकांकी, एकांकी का मतलब क्या होता है ना कि कोई कहावत कहना। ठीक है, एकांकी उस तरह का, अंतरा एकांकी, तो उसी टाइप का होता है ये भी। तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, लय रखते हैं। तो भाई तो बात बन गया ना, सस्वर पठन अच्छा होता है तो किस में? सभी में। कविता में भी, गीत में भी, एकांकी में भी, सभी में। ठीक है, उपरोक्त चारों आंसर आपका सही होगा। 8 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने उपस्थित है और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। चलिए, व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि है। ठीक है, व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 आगमन विधि, ऑप्शन नंबर 2 निगमन विधि, ऑप्शन नंबर 3 सूत्र विधि, ऑप्शन नंबर 4 भाषा संसर्ग विधि। अब देखिए, सबसे बेस्ट विधि जो है ना वो हमारा होता है आगमन विधि, चाहे वो व्याकरण शिक्षण में हो तब या किसी अन्य विषय में हो तब। सबसे बेस्ट विधि किसको माना गया है? तो वह माना गया है हमारा, किसको बताइएगा, आगमन विधि को। और आगमन विधि में हम लोग उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो लिख सकते हैं, आगमन विधि में हम लोग किधर से किधर जाते हैं, उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। जबकि निगमन विधि में हम लोग किधर से किधर जाते हैं, तो नियम से उदाहरण की तरफ जाते हैं। ठीक है, आगमन विधि में उदाहरण से नियम, निगमन विधि में नियम से उदाहरण। ठीक है, सूत्र विधि में भी रटना ही होता है। सूत्र मतलब आपके सामने दे दिया, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या, a² + b² + 2ab रटो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सूत्र विधि, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, रटते हैं, है ना। तो ये हो गया सूत्र विधि और एक हो गया भाषा संसर्ग विधि। तो व्याकरण शिक्षण का श्रेष्ठ विधि कौन सा है? तो आपको हम अभी बताए हैं कि सबसे जो बेस्ट विधि होता है ना वो कौन सा होता है, तो आगमन विधि, जिसमें किधर से किधर हम जाते हैं, तो उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। तो व्याकरण के लिए ऑब्वियसली उसी का यूज कर लीजिए आप। ठीक है ना, आगमन विधि का ही यूज हम कर लेते हैं। देखिए, किसी भी चीज को मतलब कि समझिए कि सूत्र का जब हम खोज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो हम आगमन में करते हैं। और सूत्र का यूज जो करते हैं वो हम लोग निगमन में करते हैं। निगमन विधि होता है पूरा नियम पर, पूरा फॉर्मूला पर, ठीक है, पूरा रटना, रटंत, है ना। लेकिन आगमन जो होता है ना वो शोध होता है, अनुसंधान, उस पर काम करते हैं हम लोग। ठीक है, प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा आगमन। तो जो चीज रटकर आपको अच्छा लगता है या समझकर, बताइए आप ही। तो समझने वाला काम अच्छा लगता हो तो आगमन विधि समझने वाला है, और रटने वाला कौन है, निगमन विधि है। और सूत्र विधि भी लगभग वही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 9 का 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्याख्या प्रणाली का बृहद रूप कौन सी प्रणाली है? मतलब व्याख्या प्रणाली जिसको बोलते हैं लेक्चर मेथड। ठीक है, लेक्चर मेथड जो कि पुराने जमाने में होता था। व्याख्या प्रणाली के बारे में सुने हैं आप लोग? व्याख्या प्रणाली जो हमारे ऋषि मुनि, जो पहले शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी ना उस समय, जिसको बोलते हैं हम लोग टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। तो पहले के जो गुरुजी लोग थे वो लोग पेड़ के नीचे बैठते थे और बच्चे जो है, शिष्य जो होते थे उनके, वो भी नीचे बैठते थे और बिल्कुल लेक्चर मेथड से वो पढ़ाते थे। सीधा बोलते कि आज हम लोग सुंदर कांड के बारे में बात करेंगे, हनुमान जी का जो सुंदर कांड है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और शिष्य लोग बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, व्याख्या दे रहे हैं। ठीक है, और जब तक उनका व्याख्या समाप्त नहीं हो जाता
वही बच्चे उसमें कोई सवाल भी नहीं कर सकते थे। अगर कोई खड़ा हो गया या कोई सवाल कर दिया उसको दंडित किया जाता था, उसको पनिशमेंट दिया जाता था। ठीक है, गुरुजी का ऐसा रूल था उस समय। लेकिन आज के डेट में क्या रूल है कि अगर आप बच्चे को दंडित कर रहे हैं तो सरकार आपको दंडित कर देगा, है ना। इसीलिए उस समय जो शिक्षा पद्धति थी वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा पद्धति थी, जिसको हम लोग टीचर सेंटर्ड एजुकेशन कहते थे, और उसको एक और नाम से जानते थे, सत्तावादी शिक्षा। ठीक है, उस समय राजा माना जाता था गुरुजी को, अब प्रजा माना जाता था शिष्य को। अर्थात राजा जो कहेगा वही होगा, मतलब गुरुजी जो कह दिए सो कह दिए। गुरु दक्षिणा में अगर देना है तो तुम जो है अपना अंगूठा दो, दूसरा कुछ हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, आपको उस समय जो ये वाला व्यवस्था है वो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था। और आज के डेट में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कौन सा एजुकेशन सिस्टम है, तो बाल केंद्रित है, जिसको हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं। जिसको हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को त्रिध्रुवीय कहा गया है। ठीक है, त्रिध्रुवीय किसने माना था, जॉन डीवी महोदय ने माना था। जॉन डीवी एक महान वैज्ञानिक थे, तो जॉन डीवी ने जो है शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा को किस नाम से बोला कि त्रिध्रुवीय है, जिसमें पहले कौन रहता है, शिक्षक, बीच में कौन रहता है, बालक, और लास्ट में कौन रहता है, पाठ्यक्रम। और उस समय जो शिक्षक केंद्रित व्यवस्था थी अर्थात टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, उसमें केवल बालक रहता था और केवल शिक्षक रहता था, बीच में कोई पाठ्यक्रम उसका नहीं रहता था। लेकिन आज के डेट में त्रिध्रुवीय में क्या है कि हम भी है, आप भी है, और आपके हमारे साथ साथ में बीच में क्या है, कॉपी कलम भी है, अर्थात पाठ्यक्रम भी है ना। तो अगर ये त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो हमारा जो शिक्षण व्यवस्था क्या रहेगा, वो असफल रहेगा। अब जैसे मान लीजिए क्लास में हम है, आप है, और कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं कि हमको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, आपको किस चीज़ का तैयारी करना है, तो फिर वो असफल होगा ना। तो उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते थे, अभी जो सिस्टम चल रहा है किसको कहेंगे, बाल केंद्रित शिक्षा। इसका एक और नाम है प्रजातांत्रिक शिक्षा, इसका एक और नाम है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसका एक और कह सकते हैं यह है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। पहले जो गुरुजी के जमाने में चलता था उसको हम लोग कहते हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षा, उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, और वह था द्विध्रुवीय जिसमें सिर्फ बालक और शिष्य रहते थे, है ना। तो क्वेश्चन क्या था भाई, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन था व्याख्या प्रणाली। तो व्याख्या प्रणाली किस समय चलता था, उस समय जब गुरुजी जो शिक्षा केंद्रित जो शिक्षा देते थे उस समय हमारा कौन था, व्याख्या प्रणाली था, है ना। तो कहता है कि व्याख्या प्रणाली का बृहद मतलब उसका विस्तार वाला रूप कौन सा है, कौन सी प्रणाली है। ऑप्शन नंबर 1 तुलना प्रणाली, नहीं तुलना प्रणाली तो नहीं होगा, तुलना का मतलब ये होता है एक दूसरे से जो है क्या करके, तुलना करके। और 2 नंबर था व्यास प्रणाली, 3 नंबर समीक्षा करके, और 4 नंबर खंडव्य प्रणाली। खंडव्य प्रणाली का मतलब खंडित करके के नहीं। तो व्याख्या प्रणाली का बृहत रूप से कौन सा, व्याख्या प्रणाली को बृहत किया जाए तो वो कहलाता था व्यास प्रणाली, इसको याद रखिएगा। ठीक है, व्याख्या प्रणाली का बृहद रूप क्या कहलाता था, व्यास प्रणाली। ठीक है, व्यास आप जानते हैं ना, किसी गोला के जो पूरा जो लंबाई होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, व्यास, तो उसका क्षेत्र होता है बड़ा, इसीलिए उससे से याद रखिएगा। अगर मान लीजिए भाई हम आपको बताते चले, अगर हमारे पास पेन भी है, हम अपने स्टडी टेबल पर ही यूट्यूब जो सेटअप है वहीं पे सब कुछ रखते हैं। देखिए अब ये जो होता है आपको बताते चले, जैसे मान लीजिए कि ये गोला हम बना दिए, तो ये क्या हमारा, ये होता है हमारा व्यास। ठीक है, देख पा रहे हैं, ये होता है हमारा व्यास, शायद दिख रहा है या नहीं, ये होता है व्यास। चलिए अब ये होता है हमारा क्या, व्यास। तो व्यास जो होता है वो फुल डिस्टेंस लेता है गोला का, ठीक है ना, पूरा बीच का डिस्टेंस होता है, तो बड़ा होता है, इसीलिए याद रखिएगा। हम सिर्फ याद करने के लिए वो चीज बताएं कि व्याख्या प्रणाली का विस्तृत रूप कौन सा है, व्यास प्रणाली, याद रखिएगा। व से व्याख्या, व से व्यास प्रणाली, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है। माय डियर स्टूडेंट, जो पढ़े होंगे क्लास में या जो यूट्यूब पर भी हम बहुत पढ़ाए अनुकरण विधि के बारे में बताए भी है, तो आप बताइए अनुकरण विधि होता क्या है, और कमेंट में जवाब आपको देना है। अनुकरण विधि क्या है, कमेंट में जवाब देना है। जो भी क्लास किए हुए हैं और जो भी यूट्यूब पर भी हमारा पिछला वाला क्लास देखे हैं, तो अनुकरण विधि होता क्या है उसके बारे में आप जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एक है होमवर्क आपके लिए, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक स्तर, ऑप्शन नंबर 2 माध्यमिक स्तर, ऑप्शन नंबर 3 उच्च स्तर, ऑप्शन नंबर 4 सभी स्तर। अरे भाई माध्यमिक स्तर उच्च स्तर के लोग जो है
देखिए सबसे पहले बेसिकली समझते क्या है। अनुकरण विधि का मतलब होता है किसी चीज को अनुकरण करके, मतलब उसका कॉपी करके सीखना। ठीक है, कॉपी करके सीखना मतलब कोई चीज को आप कर रहे हैं, किसी भी काम को आप कर रहे हैं, कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हम आपको सुनकर उसको कॉपी कर लिए और उसके बाद में हम वही काम करें, तो वो क्या कहलाता है, अनुकरण विधि कहलाता है। तो ये वाला काम सबसे पहले बच्चे ज्यादा कब करते हैं, जब वो बच्चे होते हैं तब, अर्थात प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 वाला जो सिचुएशन होगा, अर्थात 1 क्लास से लेकर के 5वीं तक का जो सिचुएशन है उसका, उसमें वह अनुकरण करके ज्यादा सीखता है। उसमें आप क्या करते हैं, बच्चे को अनुकरण के माध्यम से सिखाते हैं और बच्चे उस समय अनुकरण के माध्यम से सीखने के लिए बहुत ही अग्रसर रहते हैं और अनुकरण के माध्यम से सबसे ज्यादा सीखते भी हैं। ये बात भी आपको याद रखना है, मतलब कॉपी करके, उसको कॉपी कर लेना, जेरोक्स कर लेना, फोटो कॉपी कर लेना। आज की डेट में अनुकरण करते हैं ना बच्चे, मम्मी जब सब्जी काटती है तो बच्चा सिर्फ उस समय देखेगा और क्या करेगा, बाद में जब मम्मी किचन से निकल जाएगी तो फिर से वह सब्जी को काटने जाएगा। अनुकरण है वो। ठीक है, बच्चा को जब आज की डेट में टंकी पर जब बैठाते हैं, मोटरसाइकिल या हमारा जो बाइक होता है, बाइक के टंकी पर जब बैठाते हैं तो आप जैसे ही जो है चाबी को जब ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद में आप सेल्फ लेना प्रारंभ करते हैं, तो जैसे ही ऑन करेंगे तो बच्चा खुद से सेल्फ वाला बटन को दबा देगा। ठीक है, वो भी क्या है, आपका अनुकरण है। और वह चीज बच्चा पहले दिन नहीं किया होगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना देखा होगा पहले, तब उसको समझ में आया होगा कि अच्छा यहाँ से ऑन किया जाता है और उसके बाद यहाँ से सेल्फ लिया जाता है। ये है उसका अनुकरण, मतलब समझ रहे हैं ना, कॉपी करना। अब ये काम तो भाई 8वीं क्लास का बच्चा करेगा नहीं अनुकरण, उसके पास तो दिमाग हो जाता है ना, लेकिन वो प्राथमिक स्तर का बच्चा वह करेगा। 1 से 5 में जो पढ़ रहा है उस तरह का बच्चा जो है, उस एज का बच्चा जो है इस चीज को करेगा, है ना। तो ये होता है अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है भाई, तो ये है प्राथमिक स्तर के लिए, मतलब 1 to 5, 1 से 5वीं के लिए ये ज्यादा उपयुक्त है। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये है कुछ प्रश्न हम आपके सामने उपस्थित किए हैं और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और कुछ क्वेश्चन आपके सामने और है। कितना नंबर क्वेश्चन तक हो गया है, चलिए 10। तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने पर बोरिंग भी हो सकता है और आप लोगों को शायद देखने में उतना इंटरेस्ट भी नहीं हो। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ किसी भी पात्रता परीक्षा की तैयारी करने के लिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो जब अच्छा लगे आपको तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि यहाँ पर टेट एग्जाम की तैयारी होता है। जैसे जैसे आपका संख्या हमारे चैनल पर बढ़ेगा वैसे वैसे हम बेहतर कंटेंट आपको देंगे और कोशिश कर रहे हैं कि अब आपको लाइव आकर हम पढ़ाएं और लाइव डिस्कशन आपके साथ में हो। लेकिन यह तभी संभव है जब आप हमारे फैमिली को बढ़ाइएगा, आप हमको सपोर्ट कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ लोगों को कहिएगा, जैसे ही जनसंख्या बढ़ जाएगा, चाहने वाले कुछ लोग ज़्यादा हो जाएंगे, हमारे सब्सक्राइबर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो हम आप लोगों के साथ यही क्वेश्चन लाइव डिस्कशन करेंगे। जैसे हम आपको बोल रहे हैं तो आप हमसे वार्तालाप कर पाएंगे कमेंट के माध्यम से। उम्मीद करते हैं आज का सेशन ये आपको पसंद में आया होगा और फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।